सो हेलो, ये अपन करने जा रहे हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस संस्कृत डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर का सॉल्यूशन। तो अभी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ लोकतंत्र मजबूत है वहाँ राजनीति विज्ञान मजबूत है, जहाँ लोकतंत्र कमज़ोर है वहाँ राजनीति विज्ञान कमज़ोर है। तो ये कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा सैमुअल हंटिंगटन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये इनका नहीं है, तो ये है अटल जी का कथन है। अटल जी का नारा है, अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अगला, इंदिरा गांधी। ये फिर से हो जाए गलत, कौन सा ये हो जाए? इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ये जेपी का है। माँ माटी मानुस, ममता बनर्जी का। 80% समाजकरण, 20% राजकरण। तो ये बाल ठाकरे का है। फिर अगला क्वेश्चन, 9/11 हमला, आतंकवादी हमले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था हमला। 4 विमान थे, को हाईजैक कर लिया था और वो टकराए थे। तो पहला ऑप्शन है इसका 3 नंबर का कि अपहरण कथन 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर टकरा दिया था। तो ये सही है। चौथा विमान यूएसए कांग्रेस के ठीक बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो यही गलत है। वे जो थे आतंकवादी, अमेरिका पर अलकायदा द्वारा समन्वित आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला थी। ये जो हमला हुआ है, अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री जेट विमानों का अपहरण कर लिया था। ये सही है, 4 किया था उन्होंने। और तीसरे विमान को अर्लिंगटन में यूएसए के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त किया था। ये कथन भी सही है। अगला अब 4 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान के बारे में सही नहीं है, पूछ रखा है। आसियान पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन EAS में अग्रणी भूमिका निभाता। 2005 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता। सही है। कंबोडिया 1999 में आसियान का सदस्य बनाता है। ये भी सही है। और फिर है 1993 में बनाई गई आसियान +3 समूह में आसियान के 10 देश और चीन, जापान, भारत के बीच सहयोग मजबूत किया गया था। तो ये सही नहीं है, एक करेक्ट हो जाएगी, गलत आंसर है मतलब। ठीक है। और इसमें फिर अगला ऑप्शन है, आसियान रीजनल फोरम ARF की स्थापना 1994 में की गई, जिसका मुख्यालय एशिया प्रशांत देशों के बीच सुरक्षा मामलों पर आत्मविश्वास और सर्वाधिक संवाद विकसित करना है। तो ये सही है, यही गलत है। आसियान +3 समूह ने आसियान के 10 देशों चीन, जापान, भारत के बीच सहयोग किया था। तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक और गुंडागर्दी की संज्ञा किसने दी है? लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति और गुंडागर्दी की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही होगा पेरेटो। पेरेटो ने लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति और गुंडागर्दी की संज्ञा दी है। फिर भूमंडलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रोसेनो भूमंडलीकरण की संचालन शक्ति के रूप में तकनीक को मानता है। संचालन की शक्ति तकनीक को मानता है रोसेनो। तो ठीक है, सही है ये। डेविड हेल्ड भूमंडलीकरण को आधुनिकता का परिणाम मानता है, कि आधुनिकता की वजह से, कि जितने ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का विकास हुआ है। वालस्टीन भूमंडलीकरण के लिए पूंजीवाद को इसका उत्तरदायी मानता है। गिल्पिन आर्थिक कारकों को इसका इम्पोर्टेंट कारक मानता है भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो यही गलत हो गया, गिल्पिन वाला। रोसेनो संचालन शक्ति के रूप में तकनीक को मानता है। डेविड हेल्ड आधुनिकता को मानता है। वालस्टीन पूंजीवाद को मानता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने तकनीकी दक्षता के महत्व को इनकार नहीं किया। क्योंकि क्यों नहीं किया तकनीकी दक्षता को महत्व को इनकार? क्योंकि उन्होंने जो मूल्य और तथ्य दोनों का मिला जुला और उनको ज़्यादा विकसित करके इस तरीके का उन्होंने अपनी धारणा दी थी कि तकनीकी दक्षता, जो व्यवहारवाद है तकनीकी दक्षता को मैं देते हैं और मूल्यों को नहीं देते। तो उत्तर व्यवहारवाद ने जो परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों को मिला करके अपनी संकल्पना दी थी। फिर अगला पॉइंट है, वे इस बात से सहमत नहीं थे कि मूलभूत समझ और विश्वसनीय ज्ञान की खोज में यह निहित है कि वैज्ञानिक
को स्वयं के समाज की व्यवहारिक चिंता से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए उसको, मतलब विज्ञान में भी जाना चाहिए और व्यवहारिक चिंता भी करनी चाहिए। और नहीं वे मानते थे कि मूल्यों को सभी वैज्ञानिक प्रयास से अलग की। तो ये उत्तरवादी कहते हैं कि बिहेवियरिज्म और जो फैक्चुअल है चीज़ें हैं उन दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। तो ये दोनों सही है 7 नंबर। फिर 8 नंबर, रोल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। तो इसमें पूछे रखा है, रोल्स ने 1957 प्रकार से अपने लेख अपने न्याय की अवधारणा की विशेषता को रेखांकित किया, जिसके शीर्षक जस्टिस एज फेयरनेस और जिसकी प्रकाष्ठा थियरी ऑफ जस्टिस में हुई थी। सही बात है। इस सिद्धांत का विस्तार और स्पष्टीकरण थियरी ऑफ जस्टिस के प्रकाशन के बाद भी 2 और पुस्तकें, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, द लॉ ऑफ पीपल 1999 के माध्यम से उन्होंने अपने जस्टिस का जो थ्योरी है उसको प्रकाशित किया था। तो ये दोनों ही कथन सही है। 9वां, यूएन स्थापना के संबंध में सही नहीं है। यूएन चार्टर में शांति स्थापना का कोई संदर्भ मौजूद नहीं है, लेकिन शास्त्रीय पारंपरिक शांति स्थापना अधिदेश एवं तंत्र संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 पर आधारित है। तो सही नहीं है पूछ रहा, तो ये सही बात है, 6 पर आधारित है ये। शास्त्रीय शांति स्थापना में यूएन कमान के तहत संयुक्त राष्ट्र बल की स्थापना करी गई है। संयुक्त राष्ट्र बल की स्थापना की गई है कमान के लिए। तो ये भी सही है। इससे युद्ध विराम के बाद विवादों के पक्षों के बीच रखा जाता है इस संयुक्त राष्ट्र बल की स्थापना के द्वारा। ये भी सही है। इस तंत्र का प्रयोग पहली बार 1956 में स्वेज नहर क्षेत्र में ब्रिटिश फ्रांसीसी सेनाओं के प्लान को सुविधाजनक बनाने के लिए यूएन की एक सेना को मिस्र में भेजा गया था। तो ये यूएन का पहला शांति मिशन भेजा गया था स्वेज नहर क्षेत्र में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के पलायन के लिए 1956 में। तो ये भी एकदम सही बात है। ऐसा बल अपने हथियारों का उपयोग केवल आत्मरक्षा में करता है? नहीं, ये नहीं है। मेजबान राज्य की सहमति स्थापित किया जाता है। जरूरी नहीं है कि मेजबान राज्य की सहमति से स्थापित किया जाए। जो ये इनका शांति स्थापना है वो अपने हिसाब से देखते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा जरूरत है, उस हिसाब से शांति स्थापना का दल भेजा जाता है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किन्हीं 2 स्थायी सदस्यों की सेनाएं शामिल होती है, नहीं बहुत सारे देशों की शामिल होती है। जैसे भारत है वो स्थायी सदस्य भी नहीं है यूएन का, लेकिन फिर भी अपनी सेनाएं भेजता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर में। ह्यूगम गलत पूछ रखा है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस श्रीनिवास, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस श्रीनिवास का सही है। रिलीजन्स एंड सोसाइटी अमोंगेस्ट द कुर्क्स ऑफ साउदर्न इंडिया, हेरिंग। तो ये आंसर गलत है, इसका ये नहीं है। रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्रिस्टोफर जैकोलॉट का सही है। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, रुडोल्फ, ये भी एकदम करेक्ट है। तो इसमें 2 नंबर आंसर जो है रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंगेस्ट द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, तो ये भी अहम श्री श्रीनिवास की बुक है, तो हेरिंग का ये गलत हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, किस सिद्धांतकार ने क्रांति की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं करी है? क्रांति की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दी है। तो चार्ल्स जॉनसन ने दी है, सही है। टेल गुरर ने दी है, चार्ल्स टिल्ली ने दी है। टिल्ली तो युद्ध की बात करता ही है। तो ये डेविड मिलर, ये इन्होंने क्रांति वैज्ञानिक व्याख्या नहीं करी है। किस विद्वान ने उद्धृत किया कि भारत के नागरिकों के संविधान को एक नए धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? भारत के नागरिकों ने संविधान को एक नया धर्मशास्त्र के रूप में उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, एक नया धर्मशास्त्र। तो ये बात कही है ग्रेनल ऑस्टिन ने कही है कि जो भारतीय नागरिक उन्होंने तो अपने संविधान को एक धर्मशास्त्र हो ना, एक धर्म की कोई बुक है उस तरीके से अडेप्ट कर लिया है उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन समझौता COP 2015 के विषय में कथनों पर विचार करिए। तो पेरिस में 2015 12 दिसंबर 2015 को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP 21 195 देशों के समझौते से हुआ था। तो ये सही बात है। सभी देश वैश्विक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की सहमत नहीं, ये सही नहीं। पर्यावरण संकट से बचने के लिए विकासशील देशों को 2020 से $400 वार्षिक सहायता का प्रावधान किया गया है, ये गलत है। तो केवल एक सही होगा इसमें। हेगल की बुक फिलोसफी ऑफ राइट के संबंध में हेगल ने कांट का निरंतर शांति का सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया, इसमें कुछ कुछ चीज़ें जरूरी है, लेकिन ये गलत हो गया। फिर है इस पुस्तक हेगल ने राजनीतिक दल दबाव से नहीं, फिलोसफी ऑफ राइट में राजनीतिक दल दबाव से इनका नहीं, इन्होंने तो जो राइट्स अधिकारों के जो वाद प्रतिवाद और संवाद का कॉन्सेप्ट दिया है। तो मतलब कैसे क्या होता है।
जो वाद में एक पैसों से पहले इंसान का एक परिवार होता है, बाद में परिवार आता है। परिवार में है एक थोड़ी कंज़र्वेटिव थोड़ी एक मिली-जुली सी चीज़ होती है और लेकिन वही चीज़ एक परोपकारिता होती है परिवार में, लेकिन जब समाज में आएँगे तो समाज में थोड़ी ब्रॉड परोपकारिता होगी। लेकिन एक पर्सन के लिए वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन वही वाद वाद, प्रतिवाद और संवाद, लेकिन संवाद में आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय भावना, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट आ जाएगा वाद में। तो ये था फिलॉसफी ऑफ राइट का चीज़। हेगल ने प्रेस की सीमित आज़ादी का समर्थन किया है, तो ये कॉन्सेप्ट सही है। तो 14 नंबर में होगा कथन 3 सही है ओनली, केवल थर्ड सही है। अमिताभ भट्टाचार्य ने अमिताभ आचार्य ने उभरती विश्व व्यवस्था का वर्णन किस रूप में किया है? अमिताभ आचार्य ने तो मल्टीप्लेक्स व्यवस्था, उभरती व्यवस्था को वैश्विक व्यवस्था, उदार आधिपत्य, भूद्रव्य तो मल्टीप्लेक्स व्यवस्था कहा है अमिताभ आचार्य ने। भारतीय समाज में असमानता को रेखांकित करते हुए कथन किसका है कि समकालीन भारत के स्वरूप का आकलन करने में न केवल असमानता के व्यापक विस्तार को बल्कि इसके विशेष स्वरूप को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब समकालीन भारत का स्वरूप का आकलन करें तो ना केवल इसकी असमानता, कितनी ज़्यादा असमानता है फैली हुई, इसको ही ना जान करके साथ में विशेष स्वरूप को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम भारतीय समाज की असमानता को जानने की कोशिश कर रहे हैं तब। तो ये है अमर्त्य सेन का कोटेशन है ये। और राज्य के संबंध में उसने जोर जबरदस्ती को पूर्ण वैचारिक आइडियोलॉजिकल अपार्चर, रिप्रेसिव अपार्चर और आइडियोलॉजिकल अपार्चर, ये किसका है? तो ये लुई अल्थुजर का कॉन्सेप्ट है ये राज्य के संबंध में। रिप्रेसिव अपार्चर और आइडियोलॉजिकल अपार्चर लुई अल्थुजर। फिर अपना अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र और राज्य के बीच खड़ी एक मध्यस्थ इकाई नागरिक समाज की परिभाषा दी गई है, तो ये किसने किसकी दी है? तो ये बताना है, मिलाना इनको। तो निजी क्षेत्र या राज्य के बीच खड़ी एक मध्यस्थ इकाई कहा है नागरिक समाज को, तो वो किसने कहा है? वो कहा है लेरी डायमंड ने। मध्यस्थ इकाई कहा है डायमंड ने, मध्यस्थ इकाई। और अगला है, कोई वस्तु नहीं बल्कि उसके भीतर स्थितियों का एक समूह है जिसमें व्यक्ति सामूहिक रूप से राज्य के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो ये कहा है दीपांकर गुप्ता ने। राज्य के बाहर के अनेक संस्थानों को संदर्भित करने वाली एक समावेशी छत्र जैसी अवधारणा का ये नागरिक समाज को एक छत्र जैसी अवधारणा का है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आके इंक्लूड हो जाती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आके, अनेक संस्थाएं आकर के समावेशी छत्र जैसी अवधारणा कहा है जेफरी अलेक्जेंडर ने। समुदाय, सहयोग, स्वैच्छिक संघ की संरचना, सार्वजनिक संचार के नेटवर्क का चित्रण करने वाला परिवार और राज्य के मध्य सामाजिक संपर्क कहा है माइकल ब्रेटन ने कहा है नागरिक समाज के रूप समाज को कहा ये बात। अगला है निम्न सिद्धांतकारों में से कौन दावा करता है कि संघवाद हमेशा प्रमुख केंद्रीय और क्षेत्रीय गठबंधनों के लिए बाहरी या आंतरिक खतरे के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया का परिणाम होता है? संघवाद हमेशा प्रमुख केंद्रीय और क्षेत्रीय गठबंधनों के लिए बाहरी या आंतरिक खतरे के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया सामूहिक प्रतिक्रिया हो रही है तो उसका परिणाम है क्या? संघवाद। तो ये कथन कहा है विलियम एच राइकर का कथन है ये। अगला, प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है, पॉजिटिविज्म वह सिद्धांत है जो केवल प्रमाणिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, विश्वसनीय और प्रमाणिक मानता है। फिर अगला कथन है ये सही बात है, प्रत्यक्षवाद इसी को ही मानता है। प्रत्यक्षवाद के समर्थन मांग करते हैं कि सामाजिक विज्ञान की सामग्री को प्रमाणिक रूप देने के लिए उसे प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति विज्ञान के अनुरूप डालना जरूरी है। तो ये भी सही है कथन, एक और दो दोनों ही सही है। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के विषय संकट की निम्न में से कौन सी स्थिति का उल्लेख नहीं किया है? राष्ट्र निर्माण का संकट, औचित्य का संकट, इसमें ये देख लेते, नेशनल बिल्डिंग्स क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, पेनिट्रेशन क्राइसिस। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्र निर्माण का संकट, ये नेशनल बिल्डिंग्स ये नहीं है संकट। लुशियन पाई ने 4 संकट बताए हैं ना, उनमें
लेजिटिमेसी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, पेनिट्रेशन क्राइसिस, ये 3 बताए हैं। एक और होता है राष्ट्र निर्माण का संकट, ये नहीं बताया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है एलन स्कॉट द्वारा दिए गए नए सामाजिक न्यू सोशल मूवमेंट के विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करें। पर विचार की न्यू सोशल मूवमेंट स्थानीय रूप से आधारित और छोटे समूह पर केंद्रित होते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट विशिष्ट अक्सर स्थानीय और एकल मुद्दे के इर्द गिर्द संगठित होते हैं। नव सामाजिक आंदोलन उच्च और निम्न गतिविधियों की अवधि के बीच उतार चढ़ाव होता है। निश्चित दृश्यता नहीं होती। जो न्यू सोशल मूवमेंट के हैं उनमें ये जरूरी नहीं है। संदर्भ के वैचारिक ढांचे के रूप में सामान्य सामाजिक आलोचना के रूप में होते हैं नव सामाजिक आंदोलन। तो ये सही है। 4 नंबर को निकाल देंगे इसमें से। तो 1 2 3 और 5, 1 2 3 5 ये हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक द इंडियन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन के संदर्भ में विचार कीजिए। ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत थी। तो एकदम सही बात है ये। अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेसी भारत थी। मैं बताती कि संविधान सभा कांग्रेस और सरकार एक त्रिकोण के बिंदु की तरह अलग अलग संस्थाएं थी। संविधान सभा कांग्रेस और सरकार, एक तरफ संविधान सभा और एक तरफ कांग्रेस और सरकार एक त्रिकोण के बिंदु की तरह अलग अलग संस्थाएं थी, लेकिन अति व्याप्त सदस्यता से जुड़े होने से इन्होंने भारत के लिए असीम रूप से सार्थक रूप धारण कर लिया। तो ये एकदम सही बात है। ये तीनों थी अलग अलग 3 त्रिकोण की तरह थी, संविधान सभा कांग्रेस सरकार। लेकिन जब बात आई ना भारत को अपने देश के लिए कानून बनाना है, उसके लिए काम करना, तो तीनों एक जगह आएगी। असीम रूप से सार्थक रूप उन्होंने धारण कर लिया था अति व्याप्त सदस्यता से जुड़े होने के बावजूद भी। तो ये दोनों कथन सही है। 24 नंबर शीत युद्ध के दौरान महाशक्ति तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा। तो माना जाता है कि नवंबर 1993 में सोवियत खुफिया एजेंसियों ने नाटो के एक प्रशिक्षण अभ्यास की गलत व्याख्या करी थी। उनका एक अभ्यास चल रहा था नाटो का, जो सैनिकों का अभ्यास, प्रशिक्षण अभ्यास, तो उसकी सोवियत खुफिया एजेंसियों ने गलत व्याख्या करी, जिससे मास्को में डर फैल गया कि नाटो हमले की तैयारी कर रहा है। तो एकदम सही बात है। ये महाशक्ति तनाव के संबंध में एकदम सही बात है। इसी वजह से महाशक्तियों में तनाव हुआ था। फिर है अमेरिका ने यूरोप में अमेरिकी परमाणु मिसाइलों की तैनाती करके प्रतिक्रिया व्यक्त की और इससे पूर्व पश्चिम संबंधों में भारी तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। सही बात है। 1983 में सोवियत वायु रक्षा ने सोवियत हवाई क्षेत्र में एक जापानी नागरिक विमान को मार गिराया है। ये गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाटो प्रशिक्षण अभ्यास का कूट नाम एबल आर्चर रखा गया था। ये एकदम सही बात है। फिर किस विद्वान ने यह विचार दिया कि भारत में चुनावी राजनीति में जातियों की भागीदारी ने जातियों के पदानुक्रम हियरार्की ऑफ कास्ट हियरार्की ऑफ कास्ट के स्थान पर जातियों का लोकतंत्र बनाया है। भारत में चुनावी राजनीति में जातियों का जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उसकी वजह से जातियों के पदानुक्रम के स्थान पर जातियों का लोकतंत्र बनाया है। तो ये कथन है सुदीप्तो कविराज का कथन है, सुदीप्तो कविराज। अगला सिसरो के अनुसार प्राकृतिक कानून क्या है? प्राकृतिक कानून क्या है सिसरो के अनुसार? तो विवेक, सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त, नैतिक कर्तव्य, प्रकृति के अनुकूल, सामाजिक रूप से लिखिए नहीं है। 1 और 2 और 3 ये से हो जाए। किसने सांस्कृतिक राष्ट्रों और राजनीतिक राष्ट्रों के बीच में अंतर किया है? ये सांस्कृतिक राष्ट्र और राजनीतिक राष्ट्रों के बीच अंतर किसने किया है? तो फ्रेडरिक माइनेके ने सांस्कृतिक राष्ट्र और राजनीतिक राष्ट्रों के बीच में अंतर किया है। रुडोल्फ रुडोल्फ के संबंध में कथन विचार किया। रुडोल्फ रुडोल्फ के साथ परंपरा और आधुनिकता का अलगाव किसी अन्य सोर्स से भी उत्पन्न हो सकता है। वे विकृतियां जो ऐतिहासिक रूप से उभरे हुए वर्ग को, नस्लों, राष्ट्रों उन विचारों को प्रभावित करती है जो उनके अधीन हो या उनके अधीन थे, उसको वो रिप्रेजेंट करती हैं।
तो ये सही बात है रुडोल्फ रुडोल का कथन कि परंपरा और आधुनिकता का अलगाव किसी अन्य स्रोत से भी उत्पन्न हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि परंपरा आधुनिकता का अलगाव मतलब परंपराओं से ही हो, इसी अन्य सोर्स से भी परंपरा आधुनिकता का अलगाव हो सकता है। ये विकृतियां जो ऐतिहासिक रूप से उभरे हुए वर्गों, नस्लों और राष्ट्रों के विचारों को प्रभावित करती है जो उनके अधीन थे या अधीन है या फिर उनके अधीन थे। फिर अगला है प्रभुत्वशाली वर्ग, नस्लें और राष्ट्र दूसरों के अधीनता से जुड़े उन गुणों को कारणात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ये रुडोल का कथन, तो ये भी सही बात है। जो प्रभुत्वशाली वर्ग हैं, प्रभुत्वशाली वर्ग, नस्लें और राष्ट्र दूसरों के अधीनता से जुड़े उन गुणों को कारणात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। फिर इन कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है। भारत में चुनाव का अध्ययन करने के लिए 1950 के दशक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की स्थापना करी गई थी। एकदम सही बात है। 1950 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की पहली पत्रिका पब्लिक वोटिंग बिहेवियर स्टडीज 1952 में प्रकाशित की। ये गलत बात है, तो केवल एक सही है, और इनको कालक्रम में लगाना है, ठीक है। प्रिजन्स नोटबुक, ये ग्रामसी की थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन बिहेवियर, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ये उसकी है हेबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूजी की। ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, अन्ना अरेंट की। स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, माइकल वोल्जर। स्पीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वोल्जर, तो इनको इनके कालक्रम के अनुसार लगानी है। तो सबसे पहले आएगा प्रिजन नोट्सबुक, ग्रामसी की सबसे पुरानी है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, उसके बाद ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, एडीसी। उसके बाद है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव बिहेवियर, कम्युनिकेटिव एक्शन। उसके बाद स्पेस ऑफ जस्टिस ही आएगी सबसे लास्ट में, ई। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति या शब्दावली थॉमस होब्स से संबंधित नहीं है? विवेकपूर्ण आत्मरक्षा राज्य साधन है, साध्य नहीं है। वैज्ञानिक भौतिकतावाद और व्यक्ति को किसी भी स्थिति में संपर्क का विरोध करने का अधिकार नहीं था, तो होब्स से यह संबंधित नहीं है। उन्होंने विवेकपूर्ण आत्मरक्षा का दिया सिद्धांत राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है, ऐसे एक कॉन्सेप्ट दिया था। वैज्ञानिक भौतिकवाद भी दिया था होब्स ने, लेकिन व्यक्ति को किसी भी स्थिति में संपूर्ण का विरोध करने का अधिकार नहीं था, ये बात गलत है। जब कुछ कंडीशन में उसको विरोध का अधिकार था होब्स के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन, 18 लोकसभा चुनाव 2024 में डीएमके को कितनी सीट मिली थी? 18 लोकसभा चुनाव 2024 में तो डीएमके को मिली थी 22 सीटें मिली थी डीएमके को। अतुल कोहली की बुक स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर एंड लेजिस्लेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्लोबल पेराफेरी में किस देश का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया उन्होंने? अतुल कोहली की बुक स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट में तो ब्राज़ील का किया है, नाइजीरिया, भारत का किया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इसका नहीं किया है। स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्लोबल पेराफेरी में अतुल कोहली ने ब्राज़ील, नाइजीरिया, भारत का किया है और दक्षिण अफ्रीका इसका नहीं किया है। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म बुक किसकी है? तो रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म ये आर देसाई की बुक है, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। तो इंडियन नेशनलिज्म में जो नए समकालीन ट्रेंड क्या चल रहे हैं तो उनके बारे में आर एस देसाई ने बुक की बुक है, तो आर एस देसाई की बुक है। ग्रीन के राज्य, अधिकार और सामाजिक मान्यता के विचार के बारे में कथन विचार किए। ग्रीन का मानना ये है कि राजनीतिक समाज अनुबंध पर आधारित नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित नहीं है, लेकिन सामाजिक अनुबंध सहित अनुबंधों के सभी विचार है वो राजनीतिक समाज के गठन के बाद ही आते हैं। तो ये तो एकदम सही बात है। हालांकि राज्य के प्रति मनुष्य के दायित्वों को अनुबंध के संदर्भ में समझाया जा सकता है। मनुष्य का दायित्व क्या है उसको अनुबंध के संदर्भ में समझाया जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकार रक्षा के लिए राज्य की स्थापना करने के लिए सहमत होते हैं। लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के दायित्व अनुबंध के संदर्भ में नहीं समझाया जा सकता। मनुष्य के दायित्व क्या है उसके लिए अनुबंध की जरूरत नहीं है, तो केवल कथन एक सही है, तो इसमें ऑप्शन 4 ये हो जाएगा। फिर विखंडनवाद, तो ये है डरेंडा का,
डेरिडा का है विखंडनवाद। किस वर्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय जनसंघ ने एकात्मक मानववाद का कॉन्सेप्ट स्वीकार किया था? एकात्म मानववाद का तो किया था 1965 में। राष्ट्रीय सम्मेलन में जनसंघ ने 1965 में एकात्म मानववाद के दर्शन को एक्सेप्ट किया था। 2021-22 के दुनिया भर के शरणार्थी संकट की स्थिति के बारे में कौन सा कथन गलत है? 21-22 का शरणार्थी संकट आया था तो उसके बारे में। यूक्रेन में संकट ने देश को वैश्विक शरणार्थी आबादी का दूसरा बड़ा देश बना दिया। यूक्रेन संकट के पहले तक तो विश्व कुल शरणार्थियों में से 68% शरणार्थी सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार से थे। 68% तो ये भी सही है। यूक्रेन शरणार्थियों में दूसरा नंबर पर है। और यूक्रेन संकट से पहले तक विश्व के कुल शरणार्थियों में से 68% शरणार्थी है वो सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार से थे। लेकिन अब जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में वैश्विक शरणार्थी में दूसरे नंबर पर आ गया यूक्रेन। तो UNHRC की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 84 मिलियन लोग अपना घर छोड़ने के लिए विवश हो गए हैं। सही बात है ये। पिछले कई वर्षों से दुनिया भर में सोमालियन शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये गलत है। सोमालियन की नहीं बढ़ रही थी क्या था। 17 दशमलव निम्न में किसने 6 ऐतिहासिक अवधि के दौरान परिवार और पूर्वी स्कूली संस्थाओं में रूसी बच्चों के प्रारंभिक बचपन के अनुभवों को जांच करके सोवियत संघ में राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति बढ़ाया है? तो सोवियत संघ में राजनीतिक समाजीकरण को प्रकृति बढ़ाने वाला विद्वान है फ्रेडरिक ग्रीनस्टीन है। 6 ऐतिहासिक अवधियों के दौरान परिवार और पूर्व स्कूली संस्थाओं में रूसी बच्चों के प्रारंभिक बचपन अनुभवों को जांच करके USSR में राजनीतिक समाजीकरण की प्रवृत्ति को समझाया था इसने, ग्रीनस्टीन ने। भारत में नई संविधान की रचना करते समय भाषाई प्रांत और इसके प्रकार की अन्य मांगों को पूरा करना सबसे जटिल समस्या सिद्ध होगी फ्यूचर में। तो ये कथन है BN राव का कि जो अन्य मांगे हैं भाषाई प्रांतों को लेकर के और अन्य मांगे उनको पूरा करना बहुत बड़ी समस्या बनेगी भारत के लिए। तो ये बात कही थी BN राव ने जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा था। किसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को व्यवहारवादी मनोदशा कहा है? तो ये कहा रॉबर्ट डेहल ने। मनोदशा का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसको व्यवहारवादी मनोदशा किसने कहा? रॉबर्ट डेहल ने कहा है। व्यवहारवादी मनोदशा यानी बिहेवियरल मूड कहा है डेहल ने मूड कहा है। रेड फ्लैग ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई थी? तो ये करी गई थी 1931 में रेड फ्लैग ट्रेड यूनियन की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले EVM से मतदान कराए जाने की अनुशंसा किसने करी थी? तो दिनेश गोस्वामी ने सबसे पहले सिफारिश करी कि EVM के आधार पर मतदान किया जाए। फिर है किस वर्ष UN महासभा के द्वारा विउपनिवेशीकरण पर 17 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन किया गया था? विउपनिवेश डीकोलोनाइजेशन पर 17 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन किया था। तो ये था 1961 में। बेंथम द्वारा प्रतिपादित राज्य की अवधारणा और उपयोगितावाद के बारे में कथनों विचार की। बेंथम का मानना था कि भौतिक उत्पाद का आवंटन उन व्यक्तियों के बीच निर्धारित करने के लिए बाजार को छोड़ देना चाहिए जिन्होंने अपने श्रम पूंजी और भूमि और पूंजी द्वारा इसमें योगदान दिया है। तो सही बात है, भौतिक उत्पाद का आवंटन कर उन व्यक्तियों के बीच निर्धारित करने के लिए बाजार को छोड़ देना चाहिए जिन्होंने अपने श्रम, भूमि और पूंजी द्वारा इसमें योगदान दिया। उनका मानना था कि दूसरी रोटी भूखे आदमी को उतनी संतुष्टि नहीं देती जितनी पहली रोटी देती है। आपके पास कोई भी चीज़ जितनी अधिक मात्रा में होगी किसी भी वृद्धि की आपके लिए उतनी ही कम उपयोगिता होगी। तो ये बात भी सही है उनकी बेंथम के बारे में। लोकतंत्र पर सिसरो के विचार में ध्यानपूर्वक कथनों को पढ़ें। कौन सा सही बताना है सिसरो के बारे में? लोकतंत्र पर सिसरो के विचार में लोकतंत्र का अत्यधिक उदार लोगों को गुलाम बनाता है। एकदम सही बात है और ये है भी सही बात और सिसरो का कहा कथन भी ये सही है। अत्यधिक स्वतंत्रता जल्द ही लोगों को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक दास डालती है। सही बात है। और अत्यधिक स्वतंत्रता आसानी से अत्याचार के शासन का परिचय देती है जो सभी अन्यायपूर्ण गुलामियों में सबसे गंभीर है। तो ये तीनों ही बात सही है। अगला है सरकार की तुलनात्मक अध्ययन में पुनर्विन्यास यानी
रीओरिएंटेशन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए किसने संस्थागत दृष्टिकोण के अभिविन्यास को गैर तुलनात्मक, संकीर्ण, स्थैतिक और मोनोग्राफी के रूप में वर्णित किया है? तो ये मैक्रिडीज ने वर्णित किया है। सरकारी तुलनात्मक अध्ययन में रीओरिएंटेशन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मैक्रिडीज ने संस्थागत दृष्टिकोण के अभिविन्यास को गैर तुलनात्मक, संकीर्ण, स्थैतिक और मोनोग्राफी के रूप में इसको डिफाइन किया है। फर्स्ट पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में कथन पर विचार किया। इसकी स्थापना 1958 काका कालेर की अध्यक्षता में करी गई थी। सही बताना है। तो ये पहला काका कालेरकर वाला ये सही नहीं है। इसमें 837 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में रेखांकित किया गया है, ये तो सही है। तो केवल बी से ये हो जाएगा इसमें। यूएन चार्टर में कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सदस्यता, सुरक्षा परिषद, सिद्धांत, मार्क्सवाद। सिद्धांत सबसे पहले तो सिद्धांत ही आएगा, ठीक है। सी में ए, ये या फिर ये इसमें से एक होगा, ठीक है। फिर सिद्धांत के बाद में आते हैं इसमें क्या आएगा? सदस्यता। सदस्यता तो सदस्यता अध्याय 2, सुरक्षा परिषद हो जाएगी अध्याय 5 में। सिद्धांत हो जाएंगे अध्याय 1 में। महासभा हो जाएगी अध्याय 4 में। अध्याय 4 है महासभा और 5 में सुरक्षा परिषद हो जाएगी। उत्तर दक्षिण संवाद और अंकटाट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर दक्षिण संवाद और अंकटाट के बारे में सही नहीं है। 1960-70 दशक में दक्षिण के प्रमुख पूर्वता राहुल प्रेबिस्क थे, तो ये उत्तर उपनिवेशवाद से संबंधित है। प्रेबिस्क कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो ये तो सही है। प्रेबिस्क के कार्यकाल के दौरान की गई प्रमुख पहल में कमोडिटी समझौतों का निर्माण और विकसित उत्तर से दक्षिण तक वित्तीय सहायता में वृद्धि शामिल थी, ये बात भी सही है। संचालन के अपने प्रारंभिक चरण में अंकटाट ने उत्तर दक्षिण संवाद और विकासशील देशों के हितों के मुद्दों पर बातचीत के लिए अंतर सरकारी मंच के रूप में आधिकारिक दर्जा प्राप्त किया, जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर बहस भी शामिल है, ये भी सही है। और 65 से 70 तक व्यापार और विकास पर यूएन अंकटाट के दूसरे महासचिव थे, ये सही नहीं है। तो इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन हो गए 50 क्वेश्चन, बाकी के 50 करके और कर लेंगे, ठीक है।